हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, और इसके अंतर्गत हमने हॉब्स, लॉक व रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। और इन सभी विचारकों का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह सामाजिक समझौते के अंतर्गत हुई है। रूसो ने अपनी सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत ही सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी दिया, और रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया, और हमने पढ़ा कि सामान्य इच्छा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। उनमें पहला है यथार्थ इच्छा और दूसरी है आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, और उसमें व्यक्ति स्वयं ही केंद्रित होता है, और इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रबल होता है। और आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा होती है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है, और इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए ही वह विचार करता है, और इसमें सामाजिक हित की प्रधानता होती है। आज की क्लास में हम सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी रूसो ने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था उसकी क्या विशेषताएं हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत की पहली विशेषता है अखंडता। सामान्य इच्छा की महत्वपूर्ण विशेषता देखी जाए तो वह है एकता या अखंडता, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता। यद्यपि सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता होती है। यदि हम देखें तो सामान्य इच्छा अगर एक है तो उसमें भी विभिन्नता होगी, यानी वह अलग अलग प्रकार की होगी, किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता, क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है कि जो सामान्य इच्छा होती है वह विवेक पर आधारित होती है और बुद्धिजन्य होती है, और इसी कारण विवेक और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्म विरोध उत्पन्न नहीं होता है। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, यानी रूसो भी कहते थे कि जो सामान्य इच्छा है वह राष्ट्र चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, यानी वह राष्ट्र की एकता का निर्माण करती है और उसे स्थिर रखती है, और वह राष्ट्र की एकता को स्थिर भी रखती है। और ऐसा रूसो ने इसलिए कहा था क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वह व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ ही समाज के हित के बारे में भी सोचती है। इसलिए उसने यह कहा कि जो सामान्य इच्छा जो है वह राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, यानी जब सभी व्यक्ति मिलकर समाज के हित के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्रीय चरित्र में भी एकता उत्पन्न होगी। सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अद्वैता, जिसका तात्पर्य यह है कि यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, यानी सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अद्वैता, यानी किसी और को ना देना। और रूसो भी कहते थे कि जो सामान्य इच्छा है वह
किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती या उन्हें प्रदान नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती और इसीलिए रूसो भी कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा है वह प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी उसे प्रतिनिधि है जो वह व्यक्त नहीं कर सकते। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है। रूसो जो थे वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपासक थे, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह होता है जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जिसमें व्यक्ति स्वयं में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यानी उनका कहना था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा स्वयं ही व्यक्त करते हैं, यानी वह इसमें प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लेते। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन तथा लोकतंत्र की हत्या है। यानी रूसो कहते थे कि अगर सामान्य इच्छा को प्रतिनिधि व्यक्त करेंगे तो इससे व्यक्ति के बहुमूल्य अधिकारों का हनन होगा तथा लोकतंत्र की भी हत्या होगी। अविच्छेदिता। सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह है कि इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। यानी सामान्य इच्छा की एक विशेषता है अविच्छेदिता और अविच्छेदिता का अर्थ होता है कि इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता और प्रभु सत्ता इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है। यानी प्रभु सत्ता जो है वह सामान्य इच्छा में ही निहित है और वही इसके प्राण है। यानी प्रभु सत्ता के बिना सामान्य इच्छा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग कर सकना संभव नहीं है। यानी रूसो यह मानते थे कि प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को अलग करना वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति के शरीर से प्राणों को पृथक करना। इसलिए उनका मानना था कि प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च एवं निरंकुश सामान्य इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। सामान्य इच्छा की एक अन्य विशेषता है सर्वोच्च एवं निरंकुश। यानी जो सामान्य इच्छा है वह सर्वोच्च होती है और वह निरंकुश होती है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता। इस पर दैवीय प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी इसके निरंकुश होने का मतलब है कि इस पर न केवल व्यक्तियों का बल्कि किसी भी दैवीय प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती है। यानी कोई भी व्यक्ति या समूह या समाज कह सकते हैं उसके अधिकारों द्वारा भी यह नियंत्रित नहीं हो सकती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और रूसो यह मानते थे कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए। जब सभी व्यक्ति मिलकर सामान्य इच्छा का पालन करेंगे तभी वह सर्वोच्च और निरंकुश बन पाएगी और उन्हें ऐसा करना ही होगा
कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यानी उनका यह भी मानना था कि सभी को सामान्य इच्छा का पालन करना ही होगा और कोई भी इसकी अवहेलना अर्थात इसका विरोध नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा का पांचवा लक्षण है स्थायी। यानी सामान्य इच्छा जो होती है वह स्थायी होती है और किसी प्रकार से भावात्मक आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती है। यानी ना तो यह है भावात्मक आवेशों का और ना ही आवेगों और सनक का परिणाम होती है, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। यानी जो सामान्य इच्छा होती है वह मानव की जो प्रवृत्ति है जनता का कल्याण करने की, उसका और उसके विवेक का परिणाम होती है। यानी मानव के मन में जो भावनाएं हैं जनता के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, और उसकी जो विवेक है उसके परिणाम का आधार ही सामान्य इच्छा होती है। सामान्य इच्छा का छठा लक्षण जो है वह है लोक कल्याणकारी। यानी जो सामान्य इच्छा है वह लोक कल्याणकारी है। यानी इसका महत्वपूर्ण लक्षण लोक कल्याण यानी जनता का कल्याण करना है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। यानी सामान्य इच्छा केवल एक व्यक्ति की इच्छा नहीं बल्कि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। और व्यक्ति की आदर्श इच्छा क्या होती है? वह होती है जनता का कल्याण करना। यानी सामान्य की जो आदर्श इच्छा होती है वह जनता के कल्याण से ही प्रेरित होती है। अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। यानी सामान्य इच्छा जो है वह हमेशा ही संपूर्ण समाज का कल्याण चाहती है। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारी पूर्ण नहीं होता है। यानी रूसो ने यह भी कहा था कि जो सामान्य इच्छा होती है वह हमेशा ही ठीक होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक करता है यानी जो इसको रास्ता दिखाता है वह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा ही समझदारी पूर्ण हो। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। रूसो का यह भी मानना था कि जो सामान्य इच्छा होती है वह हमेशा ही विवेक पर आधारित होती है। यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। यानी रूसो का यह मानना था कि यह सामान्य इच्छा जो है वह तर्क पर नहीं बल्कि विवेक पर आधारित होती है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं होता है। यह संभव है कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत की गई सामान्य हित की कल्पना गलत हो। यानी यह संभव भी है कि सामान्य इच्छा जो है उसके अंतर्गत जो सामान्य हित की कल्पना की जाती है यानी सभी के हित की जो कल्पना की जाती है वह कल्पना गलत हो, किंतु यह व्यक्तिगत स्वार्थ से भ्रष्ट नहीं होता। यानी व्यक्ति जो है वह अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, उससे यह कभी भी भ्रष्ट नहीं होता। स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है। और रूसो का कहना था कि सामान्य इच्छा जो है वह हमेशा ही विवेक पर आधारित होती है और न्याय संगत होती है। यानी यह सबके साथ न्याय करती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। यानी जो कुछ जनता ने कह दिया वह साक्षात ईश्वर ने ही कह दिया। इसलिए
रूसो मानते थे कि जनता की वाणी जो है वह ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने सामान्य इच्छा सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया। एक बार फिर से देखते हैं। सामान्य इच्छा का जो पहला लक्षण है वह है अखंडता, यानी सामान्य इच्छा एकता या अखंडता में विश्वास करती है, यानी इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और इसकी जो एकता है उसमें विभिन्नता होती है, लेकिन विभिन्नता होने के साथ साथ यह विवेक पर आधारित होती है और बुद्धिजन्य होती है। इसी कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता। और सामान्य इच्छा की जो दूसरी विशेषता है वह है अद्वैता, यानी इसे किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और यह जो होती है यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर आधारित होने के कारण इसमें जो व्यक्ति है वह अपनी इच्छा स्वयं व्यक्त करता है और वह प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लेता। इसलिए सामान्य इच्छा जो है वह प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती और इसे व्यक्ति स्वयं व्यक्त करता है और यह किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। सामान्य इच्छा का जो तीसरा लक्षण है वह है अविच्छेद्यता, यानी कि इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा जो है वह प्रभु सत्ता में ही निहित है और प्रभु सत्ता ही इसके प्राण होते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सामान्य इच्छा और प्रभु सत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा का जो चौथा लक्षण है वह है सर्वोच्च एवं निरंकुश, यानी सामान्य इच्छा जो होती है वह सर्वोच्च होती है और निरंकुश होती है, यानी उस पर किसी भी प्रकार के दैवीय प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और वह किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती है। और सामान्य इच्छा का पांचवा जो लक्षण है वह होता है स्थायी, यानी सामान्य इच्छा जो होती है वह स्थायी होती है और यह किसी भी प्रकार के भावात्मक आवेशों या सनक का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के जन कल्याण की प्रवृत्ति और विवेक पर आधारित होती है। और सामान्य इच्छा का जो छठा लक्षण है वह है लोक कल्याणकारी, यानी सामान्य इच्छा जो होती है वह लोक कल्याणकारी होती है, यानी यह जनता का कल्याण चाहने वाली होती है और इसमें व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग होता है। आदर्श इच्छाओं का मतलब होता है कि इसमें वह समाज के हित के बारे में अधिक सोचती है और व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में कम सोचता है, इसलिए यह व्यक्ति के आदर्श इच्छाओं का योग होती है। और सामान्य इच्छा का जो अगला लक्षण है वह होता है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा, यानी जो सामान्य इच्छा होती है वह विवेक पर आधारित होती है और बुद्धिजन्य होती है, यानी यह किसी भी प्रकार की भावनाओं पर आधारित नहीं होती है और इसमें सामान्य हित की कल्पना गलत होती है, यानी इसके अंतर्गत जो सामान्य हित की कल्पना करता है वह गलत हो सकती है,
किंतु इसमें जो व्यक्ति है वह कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ से भ्रष्ट नहीं होता और सामान्य इच्छा जो होती है वह विवेक पर आधारित होती है और न्याय संगत होती है और इसमें जनता की जो वाणी होती है वह साक्षात ईश्वर की वाणी होती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।